जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा पति का रंग फीका हो गया। फौरन इस रात मुझे वो गांव से दूर एक कमरे में ले गया और बोला, पूरे 9 महीने तुमको वहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फौरन एक औरत अंदर आई, मेरा बच्चा छुपाती हुई बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। वो दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो पति को कुछ न बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने आई तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांध दिया। बोले कि तुम्हारे पेट में तो कहानी अब शुरू होती है। मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़कर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति कमरे में आया। उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तभी वह आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वह कोई बातचीत करेगा, मगर वह कुछ ना बोला। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठा कर देखा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे में देखा तो कोई नहीं था। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नजरों से यहाँ वहां देखती रही। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति कमरे में आ गया। उसकी नजर मैं जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी ही से मेरे पास आया और बोला, डरी हुई क्यों बैठी हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठा कर देखा तो कमरा खाली था। सचिन बड़ा परेशान हो गया था। कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला, रागिनी, पहले भी मैं ही कमरे में आया था तुम्हारे पास। बैठकर याद आया कि मुंह दिखाई का गिफ्ट बाहर भूल गया हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर किया था ताकि ला सकूं। सचिन ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। जब मैं शांत हो गई तब सच्चे में अंगूठी मेरी अंगुली में पहनाई और बोला, रागिनी, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। तभी सचिन उठकर वॉशरूम चले गए। जब वह वापस लौट कर आए तो बोले, रागिनी, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी यहीं सारी अपना भारी लहंगा बदल कर आराम कर लो। मैंने सर हिला दिया। सुबह हुई तो मैंने बाहर निकलकर मौसम का आनंद ले रही थी। मेरी और सचिन की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने बस मुझे इतना कहा था कि रागिनी, तुम बहुत खुश नसीब हो जिसे सचिन जैसा अच्छा हमसफर मिला है, जो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई भी नहीं था। वह अकेला ही हर चीज का मालिक था। तब मैं बोली, मम्मी, मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है। कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, यही तो बात है, रिश्तेदार नहीं है तो फिर वह किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा? बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुमसे एक ही रिश्ता होगा, वह तुम पर जान देगा। बस बेटी, तुम अपने पति की बात मानती रहोगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने सचिन के रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आज मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक से एक चीज को बड़े प्यार से छू कर देख रही थी। हमारा घर छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। हर चीज बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झांक कर देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर पीछे खींच दिया। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ कर देखा तो सचिन खड़े थे, जिनके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। सचिन बोला, रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्मा कर बोली, अपना घर देख रही हूँ, हर चीज को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपकी घर की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सचिन के चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला, रागिनी, पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ, मगर यह कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहना। मैं बोली, ये क्या बात हुई? घर आपका है तो फिर आपके घर में बना यह कमरा आपका ही होगा ना? सचिन बोला, यह मैंने कुछ साल पहले किसी को रहने के लिए दिया था, उसका सामान इसमें पड़ा है। वह अभी तक लौट कर वापस नहीं आया है, जब आएगा तब मैं उसे वापस कर दूंगा। यह कहकर वह अपना सामान उठा कर ले जाएगा, फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं बोली, ऐसे भी कौन था जिसके लिए आपने यह कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर सचिन को गुस्सा आ गया और बोला, बस बस, ज्यादा सवाल मत करो, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। चलो आज के बाद यहाँ मत आना। मैं उदास होकर अंदर आ गई। भला यह क्या बात हुई?
कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद। लड़कियां तो हमेशा ही बहुत ज्यादा बोलती है। मैं सचिन के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई थी। तभी एक बार बेल बजी तो सचिन ने जाकर दरवाजा खोल दिया। जब वापस आए तो उसने हाथों में नाश्ता था। मैं बोली, अरे सचिन, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीवी घर आ गई है ना, आपको कोई चीज बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। सचिन बोला, आ जाओ नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया। मैं बार बार सचिन को देख रही थी। सचिन बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखते रहूं तो दिल ना भरे। सचिन नजर झुकाकर नाश्ता कर रहा था जबकि मैं उसकी लंबी पलकों को देख रही थी। तब सचिन बोला, रागिनी, मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई। मेरी चोरी जो पकड़ी गई थी। मुझे तो इस बात की हैरत थी कि सचिन को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद सचिन सारे बर्तन उठाकर किचन ले गया और धोकर भी आया। मैं बहुत खुश थी कि सचिन एक अच्छा इंसान था। मुझे बस उसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, मैं धीरे धीरे उसे अपने रंग में ढाल लूंगी। मैं सचिन के साथ बहुत खुश थी, बहुत ही। कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि जब मैं ये खबर सचिन को सुनाऊंगी तो वह भी बहुत खुश होगा। इसलिए शाम को जैसे ही वह घर आया, मैं जल्दी उसके पास गई और बोली, सचिन, आप पिता बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर सचिन का चेहरा लाल हो गया था। वह मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, बधाई हो रागिनी, तुमने तो बहुत अच्छा खबर सुनाई है। जबकि मैं सचिन के चेहरे का रंग देख रही थी कि उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे उससे इस तरह ठंडा रहने का भरोसा नहीं था। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद वह सचिन कमरे में आ गया। वह बोला, क्या बात है रागिनी, क्यों बच्चे की तरफ से रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई ना? ही इसलिए सचिन ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से बोला, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मगर आजकल मुझे कारखाने की तरफ से परेशानी है। मुझे यह फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी भी ना चली जाए। मैंने सचिन के हाथ पर हाथ रख दिया और कहा, सचिन, फिक्र मत करो, आने वाला बच्चा अपने भाग के साथ आएगा। भगवान हर बात को जानता है। आप जानते हो ना कि भगवान से किया गया प्रार्थना पूरा होकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर सचिन मुस्कुरा दिया था। उस दिन के बाद से सचिन मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। मेरी लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। सचिन सुबह काम पर गए हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि सचिन वापस आ गए हैं। मैं इतनी हैरान हुई और बोली, सचिन, आप इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे देखा, सचिन आया ही नहीं था। मुझे अपने हालात पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिल दिमाग में सचिन का प्यार इतना ज्यादा है, क्या हर समय मेरे दिमाग में उन्हीं का ख्याल रहता है। शाम को जब वह वापस आए तो मैंने उनसे सबसे पहले यही बात बताई। फिर सचिन अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं खुद घबरा गई थी। उनको मैंने ऐसी बात क्यों बता दी? कहते हैं ना कि हर बात पति को बताने वाली भी नहीं होती है। खैर, हम दोनों मिलकर खाना खाएं। सचिन बोले, आज खाना खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तभी सचिन ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बैठा दिया और बोले ही नहीं कि तुम यहीं पर बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगी थी। सचिन उठ किचन में चले गए। थोड़ी देर बाद ही सचिन चाय लेकर आए तो हमें बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैंने सोने के लिए चली गई थी, जबकि सचिन टीवी पर खबरें देख रहा था। मैं ऐसी गहरी नींद पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात में उठ उठ कर वॉशरूम जाना पड़ता था। सुबह 4 बजने के करीब मेरी आंखें खुली तो मैं जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे सचिन का चेहरा नजर नहीं आया था। वह रात भर कमरे में आए ही नहीं थे। मुझे उस पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस जाना है लेकिन अभी तक खबरें लगातार बैठे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उन्हें बुला लाती हूँ। मैं कमरे से बाहर निकली तो लंच भी खाली पड़ा था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर सचिन मुझे बताए ही बगैर ही रात को कहाँ चले गए। मैं शहर में निकली तब
वह भी खाली था। मेरा दिल घबराने लगा। तब मेरी नज़र घर की लास्ट वाले कमरे से आती रोशनी पर पड़ी। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि शायद सचिन का मेहमान वापस आ गया होगा, जिसका सम्मान चंद सालों से इसी कमरे में पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से सचिन की आवाज आ रही थी। वह कुछ कह रहा था और रो भी रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। जैसे ही मैंने कमरे में जाने के लिए पैर बढ़ाए, अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और सचिन बाहर निकल गया। वह मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ घर ले गया और बोला, रागिनी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहां क्यों आई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, सचिन, आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप रोड में भी नहीं थे। इस कमरे से आई रोशनी देखी तो सोचा कि आपकी मेहमान वापस आ गया होगा, इसलिए वहां आप पहुंची। सचिन मुझे कमरे में ले गया था। वह बोला, रागिनी, अपनी हक को पहचानो। कैमरा तुम्हारी हक में नहीं आता है। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती हो? उस दिन के बाद मैंने कभी उसे कमरे के बारे में सोचा भी नहीं। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय आ गया। आज सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने सचिन को घर में रोक रखा था कि किसी भी समय अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। दोपहर में आराम करने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं जल्दी से बोली, सचिन, गाड़ी निकालो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। सचिन जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी। मैं सोच ही रही थी कि सचिन कब कमरे में आएंगे, मगर उसे तो बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी। वह अब तक नहीं आए थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी सचिन एक औरत के साथ कमरे में आया। वह बोला, रागिनी, यह बहुत समझदार दाई है, तुम्हारा बच्चा पैदा यही करेगी। मैं बेगानी से सचिन को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से बोली, हॉस्पिटल लेकर सचिन। लेकिन सचिन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया। तकरीबन 3 घंटे की तकलीफ के बाद मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज पड़ी थी। मेरे दिल में भगवान का धन्यवाद किया और आंखें बंद कर दी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद में चली गई थी। मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बच्चे को देखा तो वह वहां नहीं था। मैंने सचिन को आवाज दी तो उसने उठकर कमरे के बल्ब जलाए और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। मैं बोली, सचिन, मेरा बच्चा कहाँ है? सचिन की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो बोला, बेटा पैदा हुआ था, मगर तुमने तो मुर्दे बच्चे को पैदा किया था। मैंने बेसब्री से सचिन की तरफ देखा और बोली, मैंने अपने बच्चे की आवाज अपने कानों से सुनी थी। सचिन बोला, तुम तो बेहोश हो गई थी, नींद में सुनी होगी आवाज। काश मैं भी तुम्हारी तरफ इतनी सुकून और गहरी नींद से सो सकता। मैं चीखने चिल्लाने लगी और बोली, सचिन, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? सचिन की बात सुनकर तो मुझ में जमीन और आसमान गिर पड़े थे। वो बोला, मुझे तो अपने बच्चे को कल मिट्टी में ढाबा ढपा दिया है। मैं बोली, कल? यह क्या मतलब? सचिन बोला, तुम कल से सो रही हो अपने बच्चे की जुदाई का गम में। मैं अकेले सह रहा हूँ, मैं भी अपने बच्चे की गम। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरे ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं सहन मैं बैठी गहरी सोच में, तभी एक पड़ोसन घर में दाखिल हो गई। वह उम्र में मुझसे बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटी, तुम्हारे बच्चे का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला है कि तुम दोबारा से प्रेग्नेंट हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार सचिन को जिंदा बच्चा दे। पिछली बीबी ने भी 3 बच्चे पैदा किए थे, मगर तीनों मरे हुए थे। जबकि उसकी बीबी रो रो कर कहती थी कि सचिन, मैंने जिंदा बच्चों को जन्म दिया था, क्योंकि मैंने भी तो अपने बच्चों को रोने की आवाज सुनी थी। मुझे सचिन से डर लगने लगा था। ना जाने वो ये सब क्यों कह रहा था। मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सचिन वहां मेरे पीछे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साथ जबरदस्ती ही घर भेज देते। मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी। वह बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वह और उसकी मम्मी रहती थी। मेरी दोस्त नर्स में जॉब करती थी और उसके घर में आंटी अकेले ही रहती थी। उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बात सुना दी थी, इसलिए वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और अचानक से मैं चीख पड़ी थी।
डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का से इनको देख रही थी। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर अपने नर्स के साथ कमरे में वापस आई। उसने मुझे बेड पर लेटाकर जंजीरों से बांध दिया था। मैं तो डर से थर थर कांपने लगी थी। आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है आप लोगों ने? तुम डॉक्टर हो या जानवर? खोलो मेरी बेटी को जंजीरों से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। डॉक्टर बोला, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? यह सब आपकी बेटी को सही करने के लिए ही तो कर रहे हैं। यह देखिए, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का। यह बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता के तहत इसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत गड़बड़ी हो जाएगी और तबाही मच जाएगी। हम इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। आप अबॉर्शन के कागज पर साइन कर दें। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दो अभी और इसी समय। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। आंटी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वही बताएगा कि आखिर क्या बात है। हम दोनों घर चले गए थे। घर खाली पड़ा था। मैं आंटी को घर के पीछे ले गई। मेरी हैरत की इम्तिहान ना रही। वह कमरा खुला हुआ था। सचिन भी वहीं बैठा था। मैं कमरे में गई। सचिन मुझे देखकर बहुत डर गया था। मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान है और आधा जानवर। इसके पीछे का क्या राज छुपा रखा है? मुझे वह तुमसे जानना है सचिन। सचिन रोने लगा और बोला, रागिनी, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा पाप करता। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी। कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वह बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिदा हो गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह भी बहुत खुश थी। हमारी दोस्ती हो गई और मैंने इसकी गरीबी का फायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उनसे शादी कर लूं और घर ले जाऊं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। तब उसने मेरी मम्मी पापा को ये बात बता दी थी। मैं बोला कि इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी क्या? मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ, फिर तुम जैसी गरीब से विवाह कैसे कर लूं? वह रोती हुई घर चली गई। फिर मुझे पता चला कि उसने अबॉर्शन करवा लिया था। कुछ महीने बाद मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। मेरी पहली बच्ची ऐसी हुई कि उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसी। मैं और मम्मी बहुत परेशान थे। बाबा के पास गए तो वो बोले, सचिन, तुम पर तुम्हारा किसी महबूबा ने काला जादू किया है। यह काला जादू बहुत ज्यादा भारी है। ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो, मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वह बाबा अभी जादू कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम हो गया था कि वह शैतान ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मेरे 3 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बच्चे मरे हुए पैदा करती हो। उसने मेरी बात का भरोसा नहीं किया था, इसलिए मुझे तलाक लेकर चली गई। इस कहानी के 10 साल बाद मैंने तुमसे शादी की, इस भरोसे पर कि क्या पता वह जादू कमजोर पड़ गया हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, तुमने बच्चा जिंदा ही पैदा किया था, मगर फिर वही मर गया। मैं अजीब नजरों से सचिन को देखती रही। मैंने उसे डिवोर्स को कहा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। कुछ दिन बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो थोड़ी देर ही जिंदा रहा और फिर मर गया। उस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस चली गई। उन्होंने मुझे बहुत खुशी खुशी अपने घर में रख लिया था। मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ अब, मगर मेरे दिल में वह दुख और खौफ अभी तक से नहीं जाता है। तो दोस्तों, यह मेरी रियल स्टोरी अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।